ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ फंक्शंस को इस्तेमाल करना और उन फंक्शंस को फार्मूलों पर किस तरह से तरजीह दी जाती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन फंक्शंस हमारे पास बने बनाए एक्सेल के अंदर मौजूद हैं, जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी एक्सेल की डिफरेंट शीट्स को आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें फार्मूला टैब यूज़ करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मेजर फंक्शंस डेली आप किसी भी शीट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा कि जब आप कोई भी वैल्यूज़ को आपस में जमा करवाना चाहते हैं तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, प्रोडक्ट, डिवाइड, पावर, तो इसके लिए हमने सेपरेट सेपरेट हर एक की एग्जांपल देखी। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फार्मूला की निस्बत फंक्शन इस्तेमाल करना क्यों आसान है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना चाहें। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले फ़र्ज़ करें फिज़िक्स के हमारे पास मार्क्स हैं 55, केमिस्ट्री में 67, बायो में 87, मैथमेटिक्स में 110। और अब यहाँ पर आप सम करना चाहते हैं, इन सब को आपस में जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब आप फार्मूला लगाते थे, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, तो इज इक्वल सेल रेफरेंस A2 प्लस B2 प्लस C2, B2, उसके बाद C2 प्लस D2। तो इस तरह से आपको एक एक सेल का रेफरेंस बताना पड़ता है और उसके दरमियान में अपना ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। तो अभी ये हमने फार्मूला यूज़ किया, नो डाउट इसने बिल्कुल कैलकुलेशन सही कर दी है। अब आप जो भी वैल्यू चेंज करते हैं तो एंड मार्क्स आपके टोटल काउंट हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम इसकी जगह पर एक फंक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो अब आप यूज़ करेंगे इज इक्वल सम। सम का मतलब होता है जमा करना, और जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाई तो ये इसका उसने आपको एक सिंटैक्स बता दी है कि किस तरह से आपने ये फंक्शन लिखना है। तो इज इक्वल सम ब्रैकेट, वो कहता है कि जी नंबर 1 बताएं, उसके बाद नंबर 2 बताएं, नंबर 3 बताएं। तो आप सिंपली यूं सिलेक्ट करेंगे। अब आपको प्लस का निशान डालने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सेपरेट सेपरेट सेल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपने अपनी रेंज सेलेक्ट की कि A3 से लेके D3 तक मुझे सबका सम करना है। तो ब्रैकेट बंद करें और एंटर करें। तो अब आप जैसे ही वैल्यूज एंटर करना शुरू करेंगे तो एंड पे आपका सम आना शुरू हो जाएगा। ये लें, तो ये आपका सम का फंक्शन है कि आप किस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में जमा करवा सकते हैं। तो अब आप इस फंक्शन को सिमिलर ड्रैग करके नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम फार्मूलों को भी करके देखा था। तो ये देखें, देखा था, तो ये देखें, अब आपका ये रिलेटिव रेफरेंस अप्लाई हो चुका है यूं। तो इस तरह से आप अपने टोटल नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम मल्टीप्लाई रख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई के लिए नॉर्मली आप क्या करते थे, इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने कहा कि ये जो आंसर आया है 352, इसको ज़रब दे दो 2 से। तो ये तो हो गया फार्मूला कि आपने ऑपरेटर यूज़ किया, ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया। अब आपने एंटर किया, लेकिन जैसे ही आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और अब आपको जस्ट नंबर बताना होगा, ठीक है, कि इस नंबर को जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या मैं कहता हूँ E3 को मल्टीप्लाई करो कॉमा 2 से, ये लें, तो इसका आंसर आ गया 820। तो इस तरह से हम अपने फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हम फर्दर फंक्शन एवरेज का फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमने साथ साथ मेंशन करते जाते हैं कि जो जो फंक्शन हमने यूज़ किए, सम, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद हमने देखा एवरेज। तो एवरेज के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल एवरेज। अब आपने एवरेज किन किन डॉक्यूमेंट्स या किन किन वैल्यूज़ के अंदर फाइंड आउट करनी है, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। तो यूँ मैंने रेंज बता दी, ठीक है। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट बंद की तो अब ये आपको उसकी एवरेज कैलकुलेट कर देगा कि इन तमाम वैल्यूज़ की जो एवरेज है वो ये। एवरेज फाइंड करने का आपको तरीका पता ही है कि तमाम वैल्यूज़ को जमा करें आपस में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के ऊपर डिवाइड कर दें। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, अगर फार्मूले की मदद से हम करना चाहते तो हमें चाहिए था, हम लिखते इज़ इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये तीनों को हमने आपस में जमा किया, ये आंसर आ गया 1070। अब 1070 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हम क्या लिखेंगे, इज़ इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये फार्मूला बन गया आपका एवरेज का। तो ये देखें, सॉरी, चूँकि हमने रेंज के अंदर 6 एलिमेंट्स लिए थे तो हम 6 की एवरेज फाइंड कर रहे हैं। जिनकी ज़ीरो वैल्यू है हमने उनको भी आपस में काउंट किया हुआ है। तो 6 के साथ जब आप इसकी एवरेज फाइंड करेंगे तो आपकी एवरेज आ गई 178.333। तो ये आपको फंक्शन के थ्रू इजीली ऑलरेडी आपने करके देख लिया है। तो जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूले में आपको यकीनन तमाम ऑपरेटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, इसी तरह अब फर्दर अगर हम देखते हैं, आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के लिए कि आपके पास ये जो पूरी शीट है, ये जो पूरा डाटा पड़ा हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फ़र्ज़ करें मैं मज़ीद डाटा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, 81, 16, 57, ठीक है, और ताकि हमारे पास थोड़ा टेबल बड़ा बन जाए, 47, 25, 11, 46, ठीक है। तो साथ साथ आपके फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं। इसी तरह 41, 87, 164, 22। तो देखें जी, ये हमने मार्क्स ऐड कर दिए। और डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा कलर डिफरेंट दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं, इनको थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। और ये हमारे फंक्शंस हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने देखना है कि इस पूरे टेबल के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल मैक्स। मैक्स का मतलब होता है कि आप कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद कर दें। तो उसने कहा 410, ये वाली वैल्यू इस वक्त सबसे बड़ी है। इसी तरह अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप कहेंगे इज इक्वल MIN ब्रैकेट और पूरा टेबल सेलेक्ट कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें। तो उसने कहा अभी तक जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये 11 है। तो अगर आप दोबारा कोई वैल्यू चेंज भी करते हैं, आप सब फर्ज करें 11 से भी छोटी कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं 6। तो ये देखें, जैसे ही आपने 6 एंटर किया यहाँ पर 6 आ गया। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके बाद आप फर्ज करें काउंट करना चाहते हैं। काउंट का मतलब होता है कि आप अगर गिनती करना चाहते हैं कोई, कि कितनी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर एंटर की हुई हैं टेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पर कहूँगा इज़ इक्वल काउंट और पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये देखें, अभी तक उसने कहा 30 वैल्यूज़ आपने एंटर की हुई हैं। फ़र्ज़ करें मैं टेबल में से कोई वैल्यूज़ डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू डिलीट की तो उसने कहा 29 वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद एक है काउंट ब्लैंक। ये तो हो गया कि जो वैल्यूज़ को काउंट करेगा कि फील्ड कितनी है, आपके सेल्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ इस वक्त पड़ी हुई हैं। तो इसने हमें बताया 29 वैल्यूज़ पड़ी हैं। काउंट ब्लैंक का मतलब है
कि खाली जगह कितनी पड़ी हुई है इस वक्त, तो आप कहेंगे इज इक्वल काउंट ब्लैंक और टेबल को सिलेक्ट करें। याद रखें जितनी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, जितना डेटा सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी डेटा के अंदर वो फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाहर शीट के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अब आप एंटर करें। अभी तक उसने कहा आपके पास ये एक खाली जगह मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप कहीं और से भी डाटा डिलीट करते हैं तो उसने कहा 28 वैल्यूज़ हैं और 2 खाली जगह हैं। अच्छा जी, अब ये जो काउंट है इसमें और एक और फंक्शन में थोड़ा सा फ़र्क मैं बताता हूँ। एक फंक्शन है काउंट ए। काउंट एक और काउंट सिंपल के अंदर फ़र्क ये है कि काउंट जो है ये सिर्फ वैल्यूज़ को काउंट करता है। जहाँ पर नंबर मौजूद होते हैं ना, अल्फ़ाबेट सॉरी काउंटिंग के नंबर्स 1 2 3 4, ये सिर्फ इनको काउंट करता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके डेटा के अंदर ABC पड़ी हुई है, कहीं पर टेक्स्ट पड़ी हुई है, तो ये देखें काउंट ने उसको काउंट नहीं किया, लेकिन ब्लैंक ने उसको काउंट कर लिया। ब्लैंक ने कहा कि अब 2 खाली जगह नहीं रह गई, अब एक खाली जगह रह गई है, लेकिन 28 जगहों पर वैल्यूज़ पड़ी है। अब ये जो काउंट ए है ये इनको काउंट करता है, ABC को। तो आप कहेंगे इज इक्वल काउंट ऑल, ए से मुराद होता है ऑल, और टेबल को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद कर दें। ये देखें, तो काउंट ऑल ने क्या किया, उसने नंबर्स को भी काउंट किया और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट किया। तो मतलब अगर आपके पूरे डेटा के अंदर जहाँ जहाँ कोई अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर P लिख दिया, यहाँ पर मैंने R लिख दिया, तो ये देखें इसके पास तो अभी भी 29 ही हैं टोटल, लेकिन इसके पास 26 रह गए। क्यों? 26 नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और 3 जो हैं वो आपके पास टेक्स्ट हैं। 1 2 जो हैं वो आपके पास टेक्स्ट हैं, 1 2 3। तो ये 3 और 26 मिला के 29 हो गए। तो अब हम अगर यहाँ पर चाहें तो हम कह सकते हैं काउंट टेक्स्ट। तो काउंट टेक्स्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा फार्मूला लगा दें, इज इक्वल काउंट ए, टोटल में से माइनस कर दें वैल्यूज़। देखिए ना, यहाँ पर आपके पास तमाम है, वैल्यूज़ प्लस टेक्स्ट। इसके अंदर वैल्यूज़ और टेक्स्ट दोनों पड़े हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास खाली टेक्स्ट रह जाएंगे। देखें, तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो अगर मैं वैल्यूज़ की जगह पर मज़ीद कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ SDF, तो जैसे मैंने SDF लिखा तो ये देखें टेक्स्ट आपकी 4 हो गई, वैल्यूज़ आपकी 25 हो गई, खाली जगह 1 है, और टोटल आपके पास 29 है। तो इस तरह से आप अपनी काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है काउंट इफ़। अगर आप अपनी मर्ज़ी के किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, काउंट इफ़, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर इफ़ की कमांड आ गई। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर ये हो तो काउंट करो। तो अब हम बताएंगे कि जब ये हो तो तुम काउंटिंग करो। तो इज इक्वल काउंट इफ़, कहता है रेंज बताओ। ये देखें नीचे उसने बताया कि रेंज बताओ मुझे। आपने कहा जी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। इज इक्वल काउंट इफ, आपने टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा, कहता है क्राइटेरिया बताओ कि क्या सर्च करना है मुझे। अब क्राइटेरिया से मुराद होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर इफ़ कमांड लगाना चाह रहे हो, कि मैं पूरे इस टेबल में से क्या चीज़ मुझे मिले तो मैं उसको काउंट कर लूँ। तो अब हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करो आपको आ, मिलता है P। तो जब आपने कोई टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखनी है तो उसके गिर्द मैंने आपको उस दिन भी बताया था इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। तो यूं आप कहेंगे काउंट इफ, कि जब जब पी आए तो उसको काउंट किया जाए। तो अभी तक उसने कहा मेरे पास एक पी है यहाँ पर। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस ABC की जगह पे पी लिख देता हूँ तो ये देखें आपका 2 हो गया। मैं इसको कलर कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं R की जगह पे पी लिख देता हूँ तो देखें 3 काउंट हो गए। तो जहाँ जहाँ उसको टेबल के अंदर पी मिलेगा
ये उसको काउंट करता जाएगा। तो अगर आप किसी नंबर को काउंट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर को काउंट इफ, ये अब हमने किया है टेक्स्ट को और ये करने जा रहे हैं नंबर को। तो काउंट इफ रेंज बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा। अब आप कहते हैं जी जब जब 50 का वर्ड आए, 50 का नंबर आए तो उसको काउंट करो। तो अब देखें मैंने इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाए, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब आपने कोई वैल्यू लिखनी है तो उसके गिर्द आपने इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाने, लेकिन जब आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखनी है, देन आपने इन्वर्टेड कॉमाज लाजमी लगाने हैं। तो अब आप एंटर करें। अभी तक उसने कहा मेरे पास ज़ीरो नंबर है जो 50 हो, तो फ़र्ज़ करें मैं 88 की जगह पे 50 लिखता हूँ, तो ये देखें आपका आंसर आ गया 1। अगर मैं ये SDF की जगह पे 50 लिखता हूँ, आंसर आ गया, की जगह पे 50 लिखता हूँ, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट को या अपने किसी स्पेशल नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो अभी हमने टॉप पे कमांड, ये सम वाली कमांड जब पढ़ी थी, तो सम का मतलब तो ये होता है कि बस जिस रेंज का सम हमने फाइंड करना है सिर्फ उनको आपस में जमा कर दो। तो अगर यही मैं एक फंक्शन सम इफ यूज़ करना चाहूँ तो वो भी हमारे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इज इक्वल सम इफ, कहता है रेंज बताओ, ये है, कॉमा, कहता है क्राइटेरिया बताओ। मैं कहता हूँ जब जब 50 आए उसको काउंट करते, उसको ऐड करते जाओ। अब काउंट नहीं करना, अब हमने सम करना है कि इस रेंज के अंदर जितनी दफ़ा 50 आए उसको आपस में जमा करते जाओ। तो ये देखें अभी तक आपको पता है दो जगहों पे 50 था, एक ये और ये की, दोनों को उसने आपस में जमा किया तो 100 आ गया। फ़र्ज़ करें हम इस खाली जगह पर 50 लिखते हैं, तो ये देखें 150 हो गया। ठीक है, अगर आप मज़ीद यहाँ पर लिखेंगे 200 हो गया। तो इस तरह से आप किसी एक स्पेशल नंबर को ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी नंबर ऐड लिखते जाएंगे, जो भी वैल्यू एंटर करते जाएंगे, उसको आपका सिस्टम ऐड नहीं करेगा। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप कहते हैं सम इफ, ये हमने नंबर पे लगाया था, अब हम टेक्स्ट लगा के देखते हैं। और टेक्स्ट पे इस तरह से कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जब किसी स्टूडेंट का नाम आए तो उसकी फ़ीस या उसके फ़ाइन को जमा किया जाए। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है हसन, एक बच्चा है अहमद, एक बच्चा है अली। अब हसन का फ़ाइन है 200, अहमद का फ़ाइन है 300, अली का फ़ाइन है 200। फिर क्या हुआ, फिर हसन को फ़ाइन हुआ 100। फिर थोड़े दिनों बाद कोई और स्टूडेंट है तनवीर, उसको फ़ाइन हुआ 100। अब आप यहाँ पर कहते हैं इज़ इक्वल सम इफ़ रेंज, पूरी रेंज बतानी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, यानी मैं नीचे भी जा सकता हूँ यूँ, मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम रेंज लो, कॉमा, कहता है क्राइटेरिया। मैं कहता हूँ क्राइटेरिया ये है कि जब जब हसन का नाम आए तो हसन के फ़ाइन को जमा करो। तो इन्वर्टेड कॉमाज लगाएं क्योंकि टेक्स्ट आ गई, हसन कॉमा सम रेंज, सम की रेंज क्या है, क्योंकि जब जब हसन आएगा तो हमने किस वैल्यू को जमा करना है, इन वैल्यूज़ को जमा करना है। तो आपने रेंज बताई, एंटर करें। तो देखें अभी तक हसन को 2 दफ़ा फ़ाइन हुआ है, एक हसन को 200 फ़ाइन हुआ था, एक हसन को 100 फ़ाइन हुआ था, इन दोनों को ऐड करके 300 हो गया। अब आप नीचे जाएं, अगेन फ़र्ज़ करें हसन को फ़ाइन हुआ 50, तो ये देखें 350। अगर किसी और बच्चे को आप फ़ाइन, ये देखें 350, अगर किसी और बच्चे को आप फ़ाइन करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा। तो ये फंक्शन आपको स्पेशल एडिशन के लिए काम करता है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है इफ़। इफ़ जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, अब ये आप जेनेरिक मोड में यूज़ करते हैं कि अगर ये हो तो ये करो। अब ये टोटली लॉजिक्स पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना लॉजिकल है, और इस फंक्शन को यूज़ करके आप मल्टीपल काम ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर ये हो तो तुम ये करो। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इज़ इक्वल इफ़, ठीक है जी, कहता है लॉजिकल टेस्ट।
कि क्या लॉजिकल टेस्ट आप लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि अगर ये सेल, इस सेल का नाम याद रखिएगा, इसको बाद में हम कलर कर देंगे। ये सेल का नाम है D16, ये देखें D16। कहता है कि D16 के अंदर अगर D16 की वैल्यू ग्रेटर हो या बराबर हो 50 के, याद रखिएगा, अगर इस D16 की वैल्यू 50 के बराबर हो या 50 से बड़ी हो, तो कहता है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये सही हो जाए तो क्या करना है। तो मैं कहता हूं अगर ये 50 से बड़ी हो जाए तो तुम कहो ट्रू, ठीक है, और कॉमा लगाएं। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये गलत हो जाए, मतलब अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 50 से बड़ी नहीं है, तो फिर क्या करना है। तो आप कहें, फिर आप कहो फॉल्स। ठीक है, तो आपने अभी D16, ये था हमारे पास, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। ये है जी हमारे पास D16। ये हमने इस पे कंडीशन ये लगाई कि अगर D16 की वैल्यू 50 से बड़ी हो तो यहाँ पर क्या शो करो, ट्रू, और अगर 50 से छोटी हो तो यहाँ पर शो करो फॉल्स। तो देखें अभी 0 वैल्यू है और ये 50 से छोटी है, इसलिए उसने शो किया फॉल्स। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 55, उसने कहा ट्रू। तो ये है इफ़ कमांड, कि आप उससे अपनी मर्ज़ी का काम करा सकते हो। अच्छा, अभी तो हमने ट्रू और फॉल्स लिखवाया, फ़र्ज़ करें मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ इज़ इक्वल इफ़ D16 ग्रेटर हो या इक्वल हो 50 के, कंडीशन वही है। कहता है वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं कहता हूँ जब वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये है कि जब ये 50 से बड़ी हो तो तुम इन सब को आपस में जमा कर दो। तो ये देखें, आप कहते हैं सम करो, किनका, इन सब का आपस में सम कर दो, ब्रैकेट बंद करें, कॉमा लगाएं। कहता है वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगर गलत हो जाए तो आप यहाँ पर शो करो डू नथिंग। ये लें, तो देखें चूंकि 50 से वैल्यू आपकी बड़ी है, उसने क्या किया, इन सब को आपस में जमा किया तो आंसर आ गया 588। फर्ज करें मैं 55 की जगह पर लिख देता हूँ 45। तो जैसे ही 45 लिखा, चूंकि ये 50 से छोटा है, तो उसने कहा डू नथिंग। तो ये है हमारे पास इफ कमांड। अब इसी इफ कमांड को चाहे आप यूज करके आप ग्रेड फार्मूला भी बना सकते हैं। मसलन टॉप पे जाएं, इसी शीट में ये हमने बच्चों का टोटल मार्क्स फाइंड किए थे। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट करता हूँ, एक और इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो अब इनका मैं कलर वाइट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम फाइंड करते हैं परसेंटेज और यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं ग्रेड। परसेंटेज के लिए लास्ट टाइम हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इज़ इक्वल हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय, फ़र्ज़ करें टोटल नंबर हमारे पास 400 हैं, तो आप कहते हैं जी डिवाइडेड बाय 400, और इस फंक्शन को आप ड्रैग करें नीचे फार्मूला को, और यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, परसेंटेज पे ले जाएं। आप चाहे इसके डेसिमल पोजीशंस को आप रिमूव कर दें यूँ, तो ये तो आ गई जी आपके पास परसेंटेज। अब हम चाहते हैं कि इन परसेंटेजेस की बेस पे बच्चों को ग्रेड दे दिए जाएं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जब 90% बच्चे के नंबर आ जाएं तो उसका ग्रेड होना चाहिए A+। जब बच्चे के 80% नंबर हों, जब बच्चे के 80% नंबर हों तो उसको ग्रेड मिलना चाहिए B+। जब बच्चे के 70% नंबर हों तो उसको मिलना चाहिए C+। अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं मेन ग्रेड्स बता रहा हूँ। अगर 60% मार्क्स हैं तो हम कहते हैं जी उसका आना चाहिए D+, और अगर 50% से लेस हों, ठीक है, 59% से लेस हों तो फेल हो जाए, तो शो होना चाहिए F। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया को हमने फॉलो करना है। तो अब देखें यहाँ पर ये 79% है,
तो इसके मुताबिक 79% पे बच्चे को C+ ग्रेड मिलना चाहिए ये, ठीक है। इसी तरह ये 70% वाले को भी C मिलना चाहिए, ये 51 वाला है इसको F मिलना चाहिए, ये 39 F, ये भी F, ये सारे F हैं। तो फ़र्ज़ करें हम इनको थोड़ा बदल देते हैं ताकि मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएँ। तो पहले हम फंक्शन लगा लेते हैं, यहाँ पर मैं इनको मज़ीद आगे भेज देता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला नज़र से आए। अच्छा जी, ग्रेड के अंदर अब हम फंक्शन लगाने लगे हैं। इज़ इक्वल इफ़ कि अगर यहाँ F2 के अंदर जो वैल्यू है ये ग्रेटर हो या इक्वल हो 90% के, अगर ये वैल्यू 90% के बराबर हो या 90% से ऊपर चली जाए तो क्या करो, A+ शो करो, ठीक हो गया, कॉमा। कहता है वैल्यू इफ फॉल्स, लेकिन अगर ये गलत हो जाए तो फिर मैं क्या करूं। अब वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम दोबारा यही फंक्शन लगा देते हैं कि अगर फर्ज करो 90% से बड़ी वैल्यू नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अगेन इफ कंडीशन लगा देते हैं। हम कहते हैं कि अगर F2 की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 80% के, तो फिर आ गया वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर 80 से बड़ी हो तो हम कहते हैं क्या करो, तुम शो करो B+, कॉमा। कहता है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये भी गलत हो जाए तो अभी मैं समझाने के लिए करने लगा हूं, मैं कहता हूं तुम शो कर दो F, तुम फेल कर दो। अभी ये फंक्शन पूरा नहीं हुआ, सिर्फ मैं आपको एक फंक्शन समझाने लगा हूं। तो ये देखें जी, इनको सेंटर में ले जाएं। हमने अभी तक फंक्शन लगाया था कि अगर वैल्यू 90 से बड़ी हो, तो सबसे पहले उसने चेक किया कि क्या वैल्यू 90 से बड़ी है, उसने कहा नहीं। फिर उसने क्या किया, दोबारा चेक किया कि क्या वैल्यू 80 से बड़ी है, उसने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा कि इसको शो कर दो F। ये देखें, हमने फंक्शन अभी तक यही लगाया है कि अगर F2 की वैल्यू 90 से बड़ी हो तो तुम क्या करो, A+ शो कर दो। अगर 90 से बड़ी नहीं है तो फिर क्या करो, फिर दोबारा इफ कंडीशन लगा दी कि फिर तुम दोबारा चेक करो कि क्या 80 से बड़ी है, तो फिर B+ शो करा दो। अगर वो भी नहीं है तो तुम F कर दो। अच्छा जी, अब देखें फ़र्ज़ करें हम इनके नंबर बदलते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर नंबर आ गए बच्चे के 84। ये देखें जैसे ही बच्चे के 87% मार्क्स हुए तो देखें उसका ग्रेड आ गया B+। अब फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री के अंदर उसके नंबर हैं 100, तो ये देखें 95% पे बच्चा चला गया, बच्चे का ग्रेड हो गया A+। बच्चा चला गया, बच्चे का ग्रेड हो गया A+। ठीक है जी। अब अभी हमने ये फंक्शन पूरा नहीं किया, आगे चलें। अभी ये F की जगह पे हम फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ F2 ग्रेटर हो या इक्वल हो 70% के, कॉमा। तो तुम क्या शो करो, C+। अगेन इफ F2 बड़ा हो या बराबर हो 60% के, तो तुम क्या करो, शो करो B+। अदरवाइज तुम शो कर दो F। ठीक है जी। अब ज़रा इस फंक्शन को चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर बंदे के पास नंबर हैं 64। देखें 86% आ गया क्योंकि 80% से बड़ा है, उसको उसने ग्रेड दे दिया B+। अब फ़र्ज़ करें 84 की जगह पे हमने नंबर दे दिए 50, 78% हो गए। 70% से ऊपर होने की वजह से ये देखें C+ ग्रेड आ गया। अगर यही मैथ के अंदर इस बच्चे के नंबर हैं 60, तो देखें 65% D+ आ गया। फ़र्ज़ करें बायो के अंदर इस बच्चे के पास नंबर हैं 45, तो ये 55% पे आ गया और इसको फेल कर दिया। तो ये है हमारे पास इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करके आप ग्रेड्स ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप ड्रैग कर दें नीचे यूँ, तो ये देखें ये सब पे अप्लाई हो गया है। तो अब आप नंबर चेंज करते जाएं। देखें सेकंड बच्चे के नंबर फ़र्ज़ करें यहाँ पर हैं 45, ठीक है। उसके बाद तीसरे बच्चे के नंबर हैं 87, चौथे बच्चे के नंबर यहाँ पर हैं 94, यहाँ पर हैं 96, यहाँ पर हैं 81, यहाँ पर हैं 64, और बल्कि 85 कर दें। अभी भी 89% हुआ है तो 81 को हम 90 कर देते हैं। ये लें 91 आ गया, A+ हो गया बच्चा। इसी तरह
इस बच्चे के नंबर हैं 100, इसके हैं 34, 45, 64, तो इस बच्चे को D प्लस मिल गया और ये बच्चा फेल है। तो देखें इस तरह से आप अपने फंक्शंस को यूज़ करते हुए कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये आपने ग्रेड फाइंड कर लिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसके पीछे मैं डिटेल भी एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ बच्चे का रोल नंबर एंटर कर देते हैं ताकि हमारी एक प्रॉपर शीट बन जाए। रोल नंबर, नेम, आपने कहा SG001, SG002, SG003, SG004, SG005, SG006। तो ये हमारे पास 6 नंबर हैं। अहमद, हसन, अली, तनवीर, जफ़र, सुफिया। तो जो भी आपके पास नाम है स्टूडेंट्स के, ये उनके ग्रेड्स आ गए, ये उनके रिज़ल्ट फिया। तो जो भी आपके पास नाम है स्टूडेंट्स के, ये उनके ग्रेड्स आ गए, ये उनके रिज़ल्ट कार्ड बन गए। अब आप क्या करें, ये आपके पास एक डेटा शीट बन गई, रिज़ल्ट शीट भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपकी शीट बन गई। अभी इसके आगे जो हम एक फंक्शन यूज़ करने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं वी लुकअप कमांड। वी लुकअप, फ़र्ज़ करें ये शीट 1 है आपके पास ये। अब मैं यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करूँ, ये मेरे पास एक और शीट आ गई। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वी लुकअप कमांड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको देखते हैं। वी लुकअप के लिए फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एंटर रोल नंबर, और इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा याद रहे। यहाँ पर हमने रोल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद फिजिक्स के नंबर, हम इन्हीं को ड्रैग कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। यूँ हम कहते हैं स्टूडेंट का नाम इधर शो होना चाहिए, इधर उसके फिजिक्स के मार्क्स, इधर उसके केमिस्ट्री के मार्क्स, इधर उसके बायोलॉजी के मार्क्स आने चाहिए, और इधर उसके मैथमेटिक्स के। और उसके बाद उसका टोटल, बल्कि टोटल रहने दें, उसकी परसेंटेज, और उसके बाद उसका ग्रेड, ठीक है जी। तो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे तैयार करना है कि जब हम सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर एंटर करें तो ये तमाम डेटा फेच होके यहाँ पर आए, और जैसे ही ये फैचिंग मीट होगी ये वाली इस टेबल से, तो यहाँ पर हमें बच्चे का रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, एक बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमें रोल नंबर एंटर करना है, और इनको मैं ग्रे कर देता हूँ क्योंकि बाद में इन चीज़ों को तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। यूँ कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब मैं लिखूँ रोल नंबर, तो वी लुकअप कमांड, ये जो आपको ऊपर लिखी हुई है, ये काम ये करेगी कि जब मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ SG005, तो जैसे ही मैंने SG005 लिखा तो ये जो सेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाने चाहिए। और ये कहाँ से फिल होने चाहिए, यहाँ से, ठीक है। तो ये SG005 है, तो ऑटोमेटिकली इसको जफ़र का नाम उठाना चाहिए और ये डाटा उठाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं वी लुकअप कमांड। तो चलें जी यूज़ करते हैं। इज़ इक्वल वी लुकअप, कहता है जी लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को मैंने देखना है। मैं कहता हूँ जी तुमने इस वैल्यू को देखना है, इस कॉलम सेल को देखना है, C4 को, कॉमा टेबल अरे, किस टेबल में से देखना है, वापस जाएं, आप कहते हैं जी तमाम टेबल में से देखना है, कॉमा, कहता है आप कहते हैं जी तमाम टेबल में से देखना है, कॉमा, कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये देखें कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जब मैं उस रोल नंबर को यहाँ इस टेबल में से फाइंड कर लूँ तो मुझे कौन से कॉलम का डेटा वहाँ पर फैच करके लेके जाना है। तो देखें ये कॉलम का इंडेक्स पहले, ये ए है, ए का मतलब है पहला कॉलम, ये बी है दूसरा कॉलम। चूंकि वहाँ पर हमें नेम चाहिए
तो यकीनन हमें वहाँ पर 2 नंबर ये वाला कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 कॉमा, उसके बाद कहता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रॉक्सीमेट मैच, अप्रॉक्सीमेट आपको पता है मतलब होता है मिलता जुलता, और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो हमें चूंकि एग्जैक्ट चाहिए तो आप कहेंगे फॉल्स, ब्रैकेट बंद कर दें। ये लें जी। तो देखें, जब मैंने SG005 लिखा तो उसने नाम दे दिया जफ़र। मैं अब रोल नंबर चेंज करता हूँ, SG001, नाम आ गया अहमद। SG003 अली। SG006 सोफिया। तो ये आप पीछे वेरीफाई कर सकते हैं। देखें SG1 पे अहमद है, हसन, अली, तनवीर, जफ़र, सोफिया। ठीक है। तो इस तरह से आप वी लुकअप कमांड को इस्तेमाल करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन फंक्शंस को नीचे ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग करने से पहले आपको इस फंक्शन में से कुछ चीज़ें लॉक करनी होंगी, क्योंकि आपको याद है जब आप ड्रैग करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो आपको पता है फिज़िक्स के लिए भी मुझे यही फंक्शन चाहिए, C4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये C4, इसको हम लॉक कर देते हैं। F4 बटन दबा के मैंने इसको लॉक कर दिया। टेबल भी हमेशा आपका एक ही रहना है, तो इसको भी F4 कर दें, यहाँ पे भी F4 कर दें। सिर्फ आपका ये कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होना है हर दफ़ा। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ यूँ। अब देखें, चूंकि अभी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा हुआ है सब जगहों पे, तो जिसकी वजह से सारा सुफिया का नाम आ गया। अब आप देखें फिजिक्स, जाके आप देखें कि फिजिक्स किस कॉलम में है। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये है तीसरा कॉलम। तो फिजिक्स किस में है? तीसरे कॉलम में। तो वापस जाएं, फंक्शन में चेंज करें, 2 की जगह पे अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है 3, एंटर करें। इसी तरह केमिस्ट्री है आपके चौथे कॉलम में, तो 4। बायो आपका 5वें कॉलम में, तो वहाँ पे लिखें 5। इसी तरह मैथ आपका छठे कॉलम में, वहाँ पे लिखें 6। परसेंटेज, परसेंटेज आपकी 8वें कॉलम में है, ये देखें। तो और इसका आपको यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना होगा, यहाँ से 50%, जाके एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लें। ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो परसेंटेज आपकी 8वें में है और ग्रेड आपका 9वें में है। तो यहाँ पर जाएं वापस, ग्रेड के फंक्शन के लिए 2 की जगह पे 9 लिख दें, क्यों। तो ये लें जी, ये आपका एक तरह का रिजल्ट कार्ड बन गया। अब आप कह सकते हैं SG004 तनवीर, तो देखें तनवीर का रिजल्ट आ गया। SG001 अहमद, SG002 हसन, SG001 अहमद। तो ये है जी हमारे पास वी लुकअप कमांड। इसकी मदद से आप किसी भी डेटा शीट में से अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी के साथ यूटिलाइज़ करके आप कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे पास जो मेजर फंक्शंस एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं ये तमाम वही हैं। अगर मैं यहाँ पर अब एक और चीज़ आपको बताऊँ कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे रोल नंबर गलत एंटर कर दिया, मसलन SG009, तो देखें एरर आ गया, क्योंकि पिछला जो आपका टेबल है उसके अंदर ये वाला रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखें सिर्फ 6 तक रोल नंबर है, 9 तक तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, तो उसने आपको कह दिया एरर। अब आप इस एरर को भी रिमूव कर सकते हैं, बल्कि आप इस एरर की जगह पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू भी शो करा सकते हैं। मसलन जब भी आपका कोई गलत रोल नंबर एंटर हो तो आप कहें स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे आप कभी वेबसाइट पे रिज़ल्ट चेक करते हैं तो वहाँ पर आता भी है। तो इसके लिए क्या करें, दोबारा इस फंक्शन को एडिट करें, जहाँ पे आपने इज इक्वल के बाद वी लुकअप लिखा है ना, ये वाला, ये वी लुकअप, इससे पहले लिखें इफ़ एरर। इफ़ एरर कि जब एरर आए किसमें, इस पूरे फंक्शन में, ये जो पूरा वी लुकअप का फंक्शन हमने पहले लगाया था, जब इसमें एरर आए एंड पे जाके कॉमा लगाएं। तो कहता है वैल्यू इफ़ एरर, जब एरर आए मुझे क्या शो कराना है, तो आप कहें जी तुम शो कराओ स्टूडेंट नॉट फाउंड, ब्रैकेट बंद कर दें। ये लें, तो यहाँ पे उसने शो कर दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड। अब अगर मैं सही रोल नंबर एंटर करता हूँ SG001, ये लें अहमद एंटर करता हूँ SG001,
ये लें अहमद SG004, तनवीर SG008, स्टूडेंट नॉट फाउंड। अब आपको लगता है कि ये एक तो चलें सही हो गया, स्टूडेंट नॉट फाउंड, लेकिन ये खाली ये नीचे वाले एरर हमें शो नहीं होने चाहिए, तो इनको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। उसी तरह से वी लुकअप से पहले आप लिखें इफ़ एरर, एंड पे जाके कॉमा लगाएं और इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान स्पेस डाल दें, यूँ। तो ये देखें उसने खाली स्पेस शो करा दी। इसी तरह आप इसको इफ़ एरर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास एंटर कर दें, तो देखें इस आप नीचे तक सबके साथ रिवाइज कर दें, यूँ। ये मैंने रिवाइज कर दिया। अब जस्ट आपको नंबर चेंज करने होंगे, 5, 6, 8, 9। तो ये जी हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया, फंक्शन अप्लाई हो गया। अब जस्ट आप रोल नंबर एंटर करें SG001। तो देखें पहला बच्चा, यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना होगा परसेंटेज का, डेसिमल ख़त्म कर दें। अब बताएं SG004, SG007 या 9, जैसे ही 9 एंटर किया उसने कहा स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये है जी हमारे पास किसी भी रिज़ल्ट शीट में से, डेटा शीट में से, अगर आप अपना कोई स्पेसिफिकली रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप वी लुकअप कमांड और इफ़ एरर कमांड की मदद से उनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल सीखा और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में याद